हेलो ऑडियंस। तो आज मैं देखूंगा और एक एनालिसिस करने का नया तरीका मैं खोजने की कोशिश कर रहा था कि ऐसे स्टॉक्स जो क्वालिटी स्टॉक्स हों जिसमें अपने कैपिटल का टोटल जो कैपिटल होता है उसका कम से कम 30% तो लगाया जा सके हिम्मत करके, क्योंकि देखिए लाइफ चेंज करनी है ना, तो 15-20 स्टॉक 10 स्टॉक लेके शायद 20-30 साल में लाइफ चेंज हो, लेकिन कम टाइम पीरियड में चेंज करना चाहते हैं तो थोड़ी रिस्क लेनी पड़ेगी। तो रिस्क क्या होनी चाहिए ना, बहुत कैलकुलेटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अनाप शनाप रिस्क ले लिए और लेके फंस के ज़िंदगी भर रो रहे, ठीक है। तो हम ऐसा रिस्क लेने की कोशिश करें कि जो कैलकुलेटिव थोड़ा हो और अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में हो, और जिसमें कम से कम एक स्टॉक में 30% लगा सकें, क्योंकि वह स्टॉक जब बढ़ेगा या घटेगा तभी हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो आप किस तरह से करना चाहते हैं या कैसे ऐसे स्टॉक्स को फाइंड आउट करेंगे जिसको एक स्टॉक में कम से कम 30% लगाया जा सके और लगा के जो है होल्ड किया जा सके और अच्छे रिटर्न बनाए जा सकें, ठीक है। बिना होल्ड किए ना अच्छे रिटर्न तो बनना मुश्किल है, जो मेरा पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव कहता है। और बड़ा पैसा आपको बनाना है तो मंथली टाइम फ्रेम को फॉलो करना पड़ेगा, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। तो यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता है। किसी खरीद फरोख्त से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेना ना भूलिएगा। जो भी स्टॉक डिस्कस किया जा रहा है उसमें मेरा कुछ पर्सनल उद्देश्य हो सकता है, या मेरा इसमें होल्डिंग हो सकता है, या मुझसे रिलेटेड लोगों का इसमें निवेश हो सकता है। तो मैं वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए शूट कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मैं क्या किया कि निफ्टी 50, आप जानते हैं कि क्वालिटी स्टॉक है, देश की अपने इंडिया की टॉप 50 कंपनियों का समूह है। अब उन टॉप 50 कंपनियों में मतलब फंडामेंटल एनालिसिस ऑलमोस्ट हो गया। अब ऐसे स्टॉक्स में मैं देखना चाह रहा हूँ कि पोटेंशियल अपसाइड कहाँ है, और वो स्टॉक जो खूब बीटन डाउन है, मतलब गिर गया है अपने हाई से, अच्छा खासा करेक्ट हो गया है और उसमें पोटेंशियल अपसाइड ठीक ठाक देखने को मिल रहा हो, क्योंकि क्वालिटी स्टॉक है। और जब क्वालिटी स्टॉक गिरता है ना अपने हाई से, तो उसमें क्षमता है कि मार्केट को जिन भी रीजन से गिरा हो उसको कंपटीट करके आगे निकल जाए। मैक्सिमम उसमें ऐसी संभावना होती है, ठीक है। ऐसा रेयर केस हो सकता है कि 10 में से जो है 3 स्टॉक या 2 स्टॉक हमेशा के लिए डेड हो जाए, लेकिन इसकी संभावना कहीं ना कहीं कम हो जाती है क्योंकि ऑलरेडी वो क्वालिटी स्टॉक है। तो निवेश करने से पहले आपको ये भी जानना पड़ेगा कि इसके गिरने के फैक्टर क्या हैं। एक्सटर्नल फैक्टर है कि इंटरनल फैक्टर है, कि इसमें चोरी डकैती का काम चल रहा था, या फ्रॉड रिजल्ट घोषित किए जा रहे थे, या अर्निंग की वजह से गिरा है, या मार्केट सिनारियो की वजह से गिरा है, या सेल्स की वजह से गिरा है। तो इन इंटरनल और एक्सटर्नल रीजन को जानते हुए जब ऐसे स्टॉक्स को आप फाइंड आउट करते हैं तो उसमें मैक्सिमम क्षमता है कि वो आपकी लाइफ को शायद चेंज कर दे। तो मैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स को सेलेक्ट किया जो मोस्टली बीटन डाउन है करंट टाइम में, ठीक है। और उसमें पोटेंशियल अपसाइड जो है मैंने पहला पैरामीटर रखा कि देखा कि इसमें पोटेंशियल अपसाइड इसमें मैक्सिमम ऑलमोस्ट मोस्ट बनता हो, तब देखिए पोटेंशियल अपसाइड बन गया इसमें। तो आपके मेरे पास 4 स्टॉक निकल के आए, ठीक है। इंडसइंड बैंक पहला, टाटा कंज्यूमर, रिलायंस और नेस्ले। लेकिन अब इन पोटेंशियल अपसाइड में जो इस 4 स्टॉक्स निकल के आए जो निफ्टी 50 के बीटन डाउन स्टॉक्स हैं, अब मैं क्या करूँगा कि इसको थोड़ा सा और अच्छा फंडामेंटल के लेवल पे और अर्निंग के लेवल पे इसमें से स्टॉक्स को निकालने की कोशिश करूँगा। तो स्टॉक स्कोर एक पैरामीटर है। स्टॉक स्कोर पैरामीटर क्या है आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि द स्टॉक रिपोर्ट प्लस एवरेज स्कोर कंबाइंस ए क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ 5 वाइडली यूज्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग टूल्स। कौन कौन से हैं? जो 5 वाइडली यूज्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, ठीक है। तो 5 जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं, पहला होता है अर्निंग, दूसरा फंडामेंटल, उसका रिलेटिव वैल्यूएशन, चौथा रिस्क और पांचवा मोमेंटम। तो इन जब पांचों को मिला के देखा जाएगा, मैंने अर्निंग कंपैरिजन हो जाएगी, उसमें अर्निंग का उसमें एनालिसिस एक्सपर्ट कर लिए हैं, फंडामेंटल, रिलेटिव वैल्यूएशन, रिस्क और मोमेंटम, इन पांचों का एनालिसिस किया गया। और स्कोर 10 का मतलब आएगा कि मोस्ट फेवरेबल होगा, 4 से 7 न्यूट्रल और 1 से 3 क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इस पैरामीटर को मैं देखूंगा कि यह पैरामीटर किस में सबसे अधिक है। तो मैं देखा यह पैरामीटर सबसे अधिक किस में है, रिलायंस में, ठीक है। यानी रिलायंस ऐसा स्टॉक है
जो अर्निंग पे भी अच्छा दिखता है, फंडामेंटल में भी अच्छा दिखता है, रिलेटिव वैल्यूएशन में भी दिख रहा है, रिस्क में भी दिख रहा है और मोमेंटम में भी दिख रहा है। जो निफ्टी 50 के 4 बीटन डाउन स्टॉक निकल के आए, जिसमें मैक्सिमम पोटेंशियल बन रहा, 4 बीटन डाउन, उसके बाद इसमें स्टॉक स्कोर सबके से अच्छा किसका है, तो रिलायंस का निकल के आया। अब इसमें पोटेंशियल अपसाइड हम देख रहे हैं कि कितना निकल के आ रहा है, 31%। अब इसके बाद अर्निंग स्कोर भी अगर आप देखेंगे तो रिलायंस का सबसे अधिक है। तो अर्निंग स्कोर क्या कहता है, द अर्निंग रेटिंग इज बेस्ड ऑन अ कम्बिनेशन ऑफ 3 फैक्टर्स, ठीक है। और तीनों फैक्टर कौन कौन से हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। अर्निंग सरप्राइज, एस्टिमेट रिवीजन एंड रिकमेंडेशन चेंजेस जो हुए हैं। तो द नंबर ऑफ ब्रोकरेज अपग्रेड एंड डाउनग्रेड इन लास्ट 120 डेज, इसको 10 मीन्स मोस्ट फेवरेबल, वही बात हुई, 4 से 7 न्यूट्रल और 1 से 3 निगेटिव। तो अर्निंग स्कोर के आधार पे भी अगर आप देखें या स्टॉक स्कोर के आधार पे, स्टॉक स्कोर में 5 दिए गए थे, उसमें अर्निंग भी शामिल थी, फंडामेंटल भी शामिल था, रिलेटिव वैल्यूएशन, रिस्क और मोमेंटम। तो मैं यार क्या करूंगा, ज़्यादा ना इसमें 3-5 करते हुए स्टॉक स्कोर जिसका अधिक होगा उसके बेस पे मैं अब इन चारों में से उसको सेलेक्ट करूंगा कि जिसमें मैं 30% अपना पैसा डाल सकूं। तो मेरा पहला स्टॉक निकल के आया रिलायंस, ठीक है। तो अब क्या करूंगा, मैं रिलायंस के चार्ट को स्टडी करूंगा, क्योंकि टेक्निकल अब बताएगा, फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ हो गई। अब इससे आसान फंडामेंटल एनालिसिस शायद ही कहीं और पॉसिबल है या कोई और भी तरीका हो पॉसिबल हो, ठीक है। तो अब मुझे पता चल गया कि रिलायंस का फंडामेंटल तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अब चलो थोड़ा टेक्निकल देखें कि कहाँ खरीदारी के ठीक ठाक लेवल बनते हैं। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर देख रहा हूँ रिलायंस का स्टॉक अभी देखिए बहुत अच्छा करेक्शन हो गया टॉप से, क्योंकि मैंने करेक्टेड स्टॉक को ही पकड़ के रखा था, ठीक है। तो टर्निंग अराउंड जब स्टोरी यहाँ बनेगी तो ये स्टॉक जब अप साइड जाएगा तो यहाँ अगर 30% ही बने और हमने इसमें 30% अपना कैपिटल लगा लिया तो हमारा ठीक ठाक पैसा बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ 30% बीटन डाउन भी है, एक लाख फैक्टर और मेरे साथ अच्छा ही हो गया, ठीक है, कि 30% स्टॉक ऊपर से गिरा हुआ है। तो मैं जब देखता हूँ कि करेंट प्राइस को, तो मैं पा रहा हूँ कि स्टॉक जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है, वो है 1186 का। 1186 के नीचे जब तक मंथली क्लोजिंग नहीं आती है स्टॉक कमजोर नहीं है टेक्निकली, यानी टेक्निकली भी ये लॉन्ग टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जब तक कि 1186 के नीचे मंथली क्लोजिंग नहीं आती है। तो हम इसमें देखेंगे कि किस स्तर पे मैं इसको बाई करूंगा, कर सकता हूं अपने अनुभव के आधार पे, मैं जो आज तक का मेरा एक्सपीरियंस है। तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जब भी स्टॉक इस लाइन पे है, यानी जब इतने नीचे गिरा हुआ है अपने लोएस्ट लेवल पे 52 सप्ताह के, यानी कि 1205 के स्तर के आसपास है, तो इसमें 30% तो मैं लमसम करने में बिल्कुल संकोच नहीं करूंगा। सपोज दैट मुझे 1 लाख लगाना है रिलायंस में, तो मैं 1 लाख का 30% तो तुरंत डालने की कोशिश करूंगा। बाकी का मैं क्या करूंगा, जो थोड़ा सा और इसमें मैं अपने रिस्क को लिमिटेड कर रहा हूँ, तो इस रिस्क को लिमिटेड करने के लिए जो 70% है ना पैसा, तो 70% पैसा मैं क्या करूँगा कि 7 महीने के लिए SIP करूँगा, ठीक है। तो आप अगर कोई चाहे तो यहाँ भी वो अपना लगा सकता है 100%, लेकिन स्टॉक जब गिरता है ना भाई, अगर ये गिर गया ना, ये कोई नहीं जानता है कहाँ तक गिर के जाएगा, ठीक है। और बेस्ट बाइंग लेवल जो हमारा अनुभव है वो कहता है कि स्टॉक अगर गिरे और अगर आपको बाई चांस आपको मिल जाए खरीदने को 0.6 के स्तर पे ना, तो वो तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन 0.6 के स्तर पे तभी मिलेगा जब उसमें कोई मेजर प्रॉब्लम हो अर्निंग वगैरह का, ठीक है। ब्लू चिप स्टॉक अगर 0.6 के स्तर पे खरीदने को मिल जाए और उसका आप इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर आइडेंटिफाई कर लीजिए, तो अगर इसके स्तर पे मिल जाए ना तो बहुत अच्छा, यहाँ से अगर जब टर्न अराउंड होता है तो रिटर्न बनता है। लेकिन ये स्टॉक देख रहे हैं 30% गिरा, लेकिन मैंने 0.6 के स्तर पे नहीं है, इसका स्तर 2 अभी बस लगभग 23% के गिरावट पे ही है। तो स्टॉक, ऐसे स्टॉक नॉर्मली बहुत गिरते हैं तो 38% तक, फिबोनाची तक, इस लेवल तक गिर सकते हैं 1031। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कहाँ तक गिरेगा ये आपको गेस नहीं करना है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अर्निंग मोमेंटम वगैरह सारी चीज़ों में हमने देख लिया ठीक ठाक स्टॉक है। तो अब ज़्यादा इसमें दिमाग लगाएंगे तो वही है कि फिर आप पैसे घंटा नहीं बनेगा आपका, ठीक है। मेरी जो अनुभव कहता है तो 30% तुरंत यहाँ मैं करूँगा लमसम, अब बाकी का 70% 7 महीने के लिए SIP। और हमारा पहला टारगेट अगर शॉर्ट टाइम के लिए देखेंगे तो मेरा पहला टारगेट यहाँ से 1341 ही हो जाएगा, ठीक है।
तो 1341 ही अगर ये स्टॉक यहाँ से जाए तो कितने का रिटर्न बन सकता है? 1314 सॉरी 1341 तो लगभग 10% का रिटर्न यहीं से बन जाता है। और अगर ये स्टॉक ऑल टाइम हाई जाए, क्योंकि इसका फंडामेंटल वगैरह स्ट्रांग है, सब कुछ बढ़िया है, तो ऑल टाइम हाई जाने की अब पूरी पॉसिबिलिटी रखता है। तो ये स्टॉक जो है लगभग यहाँ से 30% का रिटर्न दे देगा। तो ऐसे स्टॉक को आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कहाँ पैसा लगाएं जिसमें 30% पैसा अपने कैपिटल का लगाया जा सकता है। जैसे कि कहने का मतलब है कि अगर आप 1 लाख रुपए आपके पास टोटल हों तो रिलायंस में 30% मतलब 30,000 आप डालने की पूरी कोशिश करेंगे। और 30% का भी 30% मतलब 30,000 का भी 30% यहाँ पे लमसम किया जा सकता है, मेरा जो अनुभव कहता है व्यक्तिगत। और उसका जो रिमेनिंग बचेगा 70% उसका इसमें SIP किया जा सकता है। ये मेरी स्ट्रेटजी कहती है, मेरा अनुभव कहता है। और ऐसे अगर काम किया जाए तो शायद अच्छा रिटर्न बन सकता है। बाकी का आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें, स्वयं के विवेक का इस्तेमाल करें। तो स्टॉक की स्क्रीनिंग और इस तरह से शार्ट लिस्टेड किया जा सकता है स्टॉक। इसके अलावा रिलायंस के अलावा 2 अन्य स्टॉक को भी देख लेता हूँ मैं, टाटा कंज्यूमर और नेस्ले को भी देख लेता हूँ। तो टाटा कंज्यूमर देखता हूँ। टाटा कंज्यूमर का स्टॉक जो है देखता हूँ कि यहाँ गिरावट आई, डबल टॉप पैटर्न बना, बहुत अच्छी बात है। अगर इसकी गिरावट जो है इसके लाइन के नीचे 189 के नीचे अगर मंथली टाइम फ्रेम पे यानी 1 नवंबर को अगर आप देखेंगे और यह स्टॉक का प्राइस मैं एक बार और रिवाइज करना 912 के नीचे रहता है तो थोड़ी और इसमें दिक्कत देखने को मिल सकती है। स्टॉक कहाँ तक गिरेगा इसको कोई नहीं जानता है। उसका एक ही तरीका है कि स्टॉक को जो है जब भी अपने 1 साल के न्यूनतम स्तर पे हो तो उसमें 30% का लमसम और रिमेनिंग 70% का 7 महीने के लिए SIP। ठीक है, इससे बेटर शायद स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन हमारे समझ से हमारे पास तो नहीं है। ठीक है, हमारे पास इससे बेटर स्ट्रेटजी नहीं जिसमें मिनिमम रिस्क हो गया और रिवार्ड मैक्सिमम हो गया। बस आपका टाइम पीरियड लेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे स्टॉक्स तो ऐसे स्टॉक मोस्टली मैं देखता हूँ, मेरा अनुभव जो कहता है 38% की गिरावट से यानी इस स्तर से ही घूम जाते हैं। रिलायंस हुआ या ये हुआ, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से घूम जाए। लेकिन बेस्ट लेवल अगर कदाचित ये स्टॉक यहाँ तक आ गया, जो कि कोई नहीं बता सकता कि स्टॉक कहाँ तक गिर के जाएगा, मेरे समझ से तो नहीं कोई बता सकता। इसलिए मैं कहा कि 7 महीने के लिए SIP। ठीक है, क्योंकि मैं जानता रहता कि यहीं से घूम जाएगा तो यार यहीं पैसा पूरा लगा देता। लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि ऐसे स्टॉक जो है ना 7 से 10 महीने के बीच में कहीं ना कहीं बॉटम आउट हो जाते हैं। जो जिन भी प्रॉब्लम के नाते गिर रहे होते हैं उन प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेते हैं और कंपनी में पुनः स्ट्रेंथ देखने को मिलता है। इसलिए मैं कभी भी कहता हूँ 30% लमसम और 70% 7 महीने के लिए मिनिमम SIP। तो ये हमारा राय रहा या अनुभव रहा या अपना एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया। टाटा कंज्यूमर पे तो 4 स्टॉक निकल के आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। और चारों स्टॉक्स में जो है स्टॉक स्कोर देख लीजिए, जिसमें मैक्सिमम आपको स्टॉक स्कोर दिख रहा है उसमें आप कंसीडर कर सकते हैं। स्टॉक स्कोर अगर सेम हो जाए जैसे इंडसइंड बैंक का, टाटा कंज्यूमर का, नेस्ले का, तो फिर आप अर्निंग स्कोर को कंसीडर कर लीजिएगा एलिमिनेट करने के लिए। क्योंकि सारे स्टॉक्स में तो सब लोग पैसा नहीं लगा सकते हैं ना। और जितने ज़्यादा स्टॉक्स में पैसे लगाओगे उतने प्रॉब्लम में रहोगे। तो कम से कम स्टॉक पकड़िए और उसमें अधिक से अधिक मतलब कम से कम एक स्टॉक में 30% तो लगाने की कोशिश कीजिए अगर लाइफ चेंज करनी है। तो इसमें से 2 स्टॉक तो मुझे निकल के आ गया, रिलायंस और टाटा कंज्यूमर मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसका अर्निंग स्कोर भी बेटर है, स्टॉक स्कोर भी बेटर है। ठीक है, इंडसइंड बैंक में मैक्सिमम पोटेंशियल अपसाइड है, दैट्स गुड, बट इसका अर्निंग स्कोर बहुत पुअर है यार। ये बहुत टाइम टेकिंग ले लेगा ऊपर आने में। ठीक है, इंडसइंड बैंक का चर्चा मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, आप मेरे यूट्यूब वीडियो में देख सकते हैं जो आज शाम 5:30 बजे प्रकाशित होगा। मेरा वीडियो जो है यूट्यूब पे सैटरडे संडे को प्रकाशित होता है शाम को 5:30 बजे या सुबह 7:30 बजे। ठीक है, तो टाटा कंज्यूमर देख लिए, इसके लगे हाथ नेस्ले का भी चर्चा कर लेते हैं। तो नेस्ले को भी देखेंगे तो कंज्यूमशन स्टॉक्स में ना कोई बहुत मेजर दिक्कत है, हर जगह डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है, वो भी मंथली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, यह एक थोड़ा चिंता का विषय है क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड निगेटिव बन के आ रहा है।
तो इन स्टॉक्स को ऐसे ही खरीदारी किया जा सकता है कि जब भी ये स्टॉक जो है 2405 या अपने अ, साल भर के साल भर के लोवेस्ट लेवल पे हो, 52 सप्ताह के लोवेस्ट लेवल पे हो, इन स्टॉक में 30% का लमसम किया जा सकता है और 70% का 7 महीने के लिए SIP किया जा सकता है। अन्यथा लमसम अगर आप 100% करना चाहें तो फिर आपके पास पेशेंस होना चाहिए कि कम से कम ये स्टॉक जो है अच्छे खासे करेक्शन पे मिलें कि कम से कम 50% का अगर गिरावट आ जाए स्टॉक में तो शायद 50% का गिरावट के बाद स्टॉक में लगभग बेस बनने ही लगता है। लेकिन ऐसे ही स्टॉक्स की जिनका स्टॉक स्कोर अच्छा हो, अर्निंग अच्छा हो, 50% गिरने की संभावना कम ही होती है। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे इंडसइंड बैंक जो है, अच्छा मतलब ये स्टॉक अगर नेस्ले यदा कदा मिल गया 1343 के स्तर पे तो देखिएगा पक्का कहीं ना कहीं अर्निंग में दिक्कत होगी तभी वहाँ तक गया है, नहीं तो ऐसे तो जाएगा नहीं। लेकिन ये सब स्तर जो होते हैं ना बहुत अच्छे निवेश के अवसर होते हैं और यहाँ से जो है स्टॉक अगर टर्न अराउंड करता है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। जैसे आप इंडसइंड बैंक के देखोगे ना, इंडसइंड बैंक में 62% इसलिए दिखा रहा है, आप देखोगे इसका स्टॉक स्कोर कम है, अर्निंग बहुत पुअर है, ये स्टॉक देखना कम से कम शायद 50% गिर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ और लेकिन गिर ही जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गिर ही जाएगा लेकिन शायद गिर सकता है और देखोगे कि तो गिर ही रहा है लगातार 3 महीने से जब से इसका 50% अर्निंग कम हुआ है। ये स्टॉक जो है अब जैसे देख रहे हो ना नेस्ले यहीं पे सपोर्ट ले रहा है 0.23 के स्तर पे, बहुत होगा तो 0.38 तक आ सकता है, टाटा कंज्यूमर 0.3 तक आ सकता है और रिलायंस शायद 0.38 तक मतलब ये तीनों आ सकते हैं। लेकिन इंडसइंड बैंक का अर्निंग स्कोर इतना ख़राब है, आप देखो इसमें लगाओ फिबोनाची, अभी आप देखोगे कि ये स्टॉक जो है 0.6 की तरफ 60% की तरफ अग्रसर हो चुका है। ये देखो थोड़ा और मैं इसको फैला के इधर कर लेता हूँ ताकि आपको साफ दिख जाए। ठीक है, अब देखो ये स्टॉक जो है 0.61 के फाल के तरफ मूव करना चालू कर दिया, 973 इसका सपोर्ट है, 973 से 825 की तरफ बढ़ रहा है और मैं मान के चलता हूँ कि 825 के स्तर पे शायद इसका बॉटम बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि यहाँ जाते ही मैं आंख मूंद के खरीद लूंगा, वो भी इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर को कंसीडर करते हुए कि किस वजह से गिर रहा है। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है, नहीं तो यस बैंक जैसा भी हाल हो सकता है। इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना चाहिए, अगर ये सब नहीं कर सकते हैं तो आप जो स्टॉक स्कोर देख सकते हैं या अर्निंग के बेसिस पे यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो ये तो मैं कोई ये पब्लिकेशन के लिए वीडियो नहीं है, पब्लिसिटी नहीं मैं कर रहा हूँ ना कोई कह रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। तो ये जो मैं रिपोर्ट निकाला हूँ इसका श्रेय जाता है ईटी मार्केट कोड, इकोनॉमिक्स टाइम्स मार्केट का वेब पेज है, वहाँ से मैंने ये रिपोर्ट निकाला। इसके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान लेना पड़ेगा, वैसे ये रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगी। तो आपको अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और धन्यवाद। चलिए।